Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I'm here with a new topic, that is we are discussing Hindu Succession Act 1956 and हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये दो टॉपिक्स जो हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में पूरा नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सक्सेशन, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू जिस तरीके से आप प्रॉपर्टी को डिवॉल्व करते हैं, यानी कि एक पर्सन है, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, आप उसको कैसे डिवॉल्व करते हैं, ये आपका जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बताता है। ठीक है, दो तरीके से, दो वेज़ हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी को डिवोल्व कर सकते हैं। क्या कहते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन। भाई अगर आपकी प्रॉपर्टी आपके डेथ के बाद किसके पास जानी चाहिए, ये प्रॉपर्टी, ये जो डिस्कशन, ये जो चीज़ है, ये डिसाइड कैसे होगी? दो तरीके से, या तो अकॉर्डिंग टू द विल, अगर आपने दैट इज़ द टेस्टामेंट, अगर डी ने अपने मरने से पहले कोई विल बना रखी है, अपना एक टेस्टामेंट्री दे रखा है, तो जब उसकी डेथ हो जाएगी तो विल के अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो डिवॉल्व की जाएगी। जिन जिन लोगों में उसने बांटी है, जितना हिस्सा बांटा है, वो सब उसी तरीके से दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बिना विल बनाए चला जाता है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में जो रूल्स हैं वो लॉ ऑफ सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन एक्ट के जो सक्सेशन के जो रूल्स हैं, ठीक है, वो अप्लाई होंगे। तो यानी कि किसी भी पर्सन की, डी पर्सन दो तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को डिवॉल्व कर सकता है। एक तो कर सकता है विल के थ्रू, और दूसरी है हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू। अगर वो विल बनाकर जाता है तो प्रॉपर्टी उसकी विल के अकॉर्डिंगली डिवॉल्व होगी। अगर हिंदू सक्सेशन, अगर उसने विल नहीं बनाई है और वो मर जाता है, कोई विल नहीं छोड़ कर जाता, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो सब पर ही लागू होता है। यानी कि जो हिंदू सक्सेशन, जो हिंदूज़ हैं आपके, उन पर लागू होता है, तो उसके थ्रू आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डिवॉल्व हो जाएगी। अब जो टर्म सक्सेशन है वो कहीं पर डिफाइन नहीं करी गई है, लेकिन उसको माना जाता है ट्रांसफर ऑफ राइट एंड ऑब्लिगेशन इन एन एस्टेट ऑफ ए डिसीज पर्सन टू हिज हेयर और हेयर्स। ठीक है, जो उसके जो उत्तराधिकारी हैं या उत्तराधिकारी जितने भी हैं, एक है या ज़्यादा हैं, उनमें जो है उसके जो प्रॉपर्टी है, उसके जो राइट और ऑब्लिगेशंस है वो बट जाएंगे। ठीक है, और ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख के ऊपर अप्लाई होता है, जो हिंदू कहलाते हैं। कहते कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है तो हिंदू उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मुस्लिम्स पे अप्लाई नहीं होता, क्रिश्चियंस पे नहीं, पारसीस पे नहीं, और ज्यूज़ पे नहीं। अब क्या कहते हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट किस तरीके से डिवॉल्व की जाएगी? दो तरीके से प्रॉपर्टी होती है, राइट। एक तो इंटेस्टेट सक्सेशन क्या होता है, जब कोई विल, व्यक्ति जो है वो विदाउट लिविंग अ विल, कोई भी विल छोड़े बिना उसकी प्रॉपर्टी जो है वो वो व्यक्ति चला जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द लीगल एयर्स, जो अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो लीगल एयर्स दे रखे हैं, जिस क्रम में दे रखे हैं, यानी कि जो आपके सीक्वेंस है उसमें जो दे रखे हैं उसी के हिसाब से डिवॉल्व होगी। और उसके अलावा इट इज़ बेस्ड ऑन वैलिड विल लेफ्ट बाय द डिसीज़, यानी कि अगर वैलिड विल का मतलब ये है कि अगर एक ऐसी विल है जो कि, क्योंकि हम विल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी, तो विल जिस तरीके से, जो अगर वो असेंशियल्स फुलफ़िल करती है जो कि विल बनाए जाने के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे व्यक्ति की जो विल है उसी के अकॉर्डिंगली जो है प्रॉपर्टी जो है आपकी डिवॉल्व होगी। और अगर इन केस, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन केस जो है क्या कहते हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सॉरी, आपकी जो विल है वो सही नहीं है, या फिर फर्जी है, या फ्रॉड कोई आ रही है, तो जब तक कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर देता कि ये जो पर्टिकुलर विल है ये सही है या नहीं है, ठीक है, एक वैलिड विल है या नहीं है, या फ्रॉड है, या कोई किसी तरीके की इसमें गड़बड़ है, तो जब तक कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता तब तक वो प्रॉपर्टी किसी में भी डिवॉल्व नहीं होगी। वो एज इट इज़ प्रॉपर्टी सब में जिस तरीके से जो ऐसे चलती आ रही थी वैसी चलेगी जब तक कोर्ट उसे डिसाइड नहीं कर देता। अगर जैसे क्योंकि एक विल है, विल आपकी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन उठा देता है कि ये जो विल है ये तो फोर्ज है, ठीक है, ये फर्जी विल है, ये गलत तरीके से ली गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये विल सही नहीं है, तो ऐसे में जो है वो विल
के वैलिडिटी के ऊपर जो है केस लाया जाता है। और जब केस लाया जाता है तो विल के रिगार्डिंग वो अगर कोई केस नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द विल जैसे जैसे पर्सन छोड़ कर गया है प्रॉपर्टी को उस तरीके से वो डिवॉल्व कर दी जाती है। अंडर हिंदू लॉ अ विल ऑल्सो नोन एज टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन अलाउज हिंदू टू लीगली डिक्लेयर हाउ देयर प्रॉपर्टी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर देयर डेथ। किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए वो विल में बताया जाता है। दिस डिक्लेरेशन कैन बी मेड ओरली और इन राइटिंग एंड बिकम्स इफेक्टिव अपॉन द टेस्टेटर्स डेथ। यानी कि ये जो विल है ये तभी पिक्चर में आती है, तभी लाइट में आएगी जब वो व्यक्ति मर जाएगा। सेक्शन 57 to 191 इंडियन सक्सेशन एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग विल फॉर द हिंदूज। ठीक है, अब ये क्या कहा है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट जो हमारे एक जनरल जो आपका इंडियन सक्सेशन एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस की किस तरीके से विल बननी चाहिए, कैसे एग्जीक्यूट हो, कैसे एडमिनिस्टर करी जाएगी विल, जो प्रोसीजर दिया गया है, जो चीज़ें दी गई हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट के इन सेक्शंस में वो चीज़ें दी गई हैं और उसी तरीके से वो हिंदूज़ पे अप्लाई होती हैं। ठीक है, और हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो जो रूल्स दिए गए होते हैं उसको और इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो रूल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस विल को बनाया जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। राइट, तो इन अकॉर्डेंस टू द सेक्शन 2H ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट डिफाइन भी करता है कि विल का मतलब क्या है, लीगल डेक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ ए टेस्टेटर विद रिस्पेक्ट टू हिज प्रॉपर्टी विच ही डिजायर्स टू बी कैरिड इनटू आफ्टर हिज डेथ। आफ्टर हिज डेथ को याद रखिएगा कि विल जो है इफेक्ट में तभी आती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोडिसल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। देखिए कोडिसल क्या है कि एक व्यक्ति ने अपनी विल बना दी, अब विल बना दी उसने, इतनी सारी बड़ी प्रॉपर्टी को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब उसको कुछ चेंजेस करने हैं। सपोज़ उसने ये कहा कि जैसे एक विल है, विल में उसने पूरी विल को जो है बना दी, ठीक है, अब उसको जो ए पर्सन को उसने जो विल क्या कहते हैं जो प्रॉपर्टी दी थी, अब वो कुछ टाइम के बाद उसको वो प्रॉपर्टी ए को नहीं देनी, तो वो क्या करेगा, एक कोडिसल बनाएगा। ठीक है, एक तरीके से एक सिंपल, अब पूरी विल बनाना उसमें सारी सी डिटेल वापस से मेंशन करने से बेटर है कि जिस हिस्से को आप या तो ऐड करना चाहते हैं या अमेंड करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग विल में, यानी कि इस ये जो ऑलरेडी बनी हुई विल है उसमें अगर कोई हिस्सा जो है, कुछ चीज़ जो है आप जोड़ना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं, तो वो कोडिसल एक जैसे एक पेपर पे ही डॉक्यूमेंट विल की तरह ही थोड़ा सा उसमें मेंशन कर दिया जाएगा कि मैं मेरी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विल है उसमें ये जो पर्टिकुलर हिस्सा है मैं इस व्यक्ति को देना चाहता हूँ, या फिर ए को ऑलरेडी जो मैंने हिस्सा का लिख रखा है उस ए को ना देते हुए मैं बी को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बी को देना चाहता हूँ। तो ये कोडिसल है जहाँ पर आप एग्जिस्टिंग विल में कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो उसको कोडिसल कहा जाता है। अब असेंशियल्स क्या है एक विल को बनाने के लिए? कॉम्पिटेंसी, भाई एक व्यक्ति विल बना रहा है, क्या वो कॉम्पिटेंट है विल बनाने के लिए? टेस्टेटर इन ऑर्डर टू राइट अ विल और शैल बी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, एंड हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ मेजॉरिटी अलॉन्गसाइड अ विल शुड adhere to the prescribed rules and regulation for the execution and the attestation of the document as specified in section 3 of the Indian Succession Act। ये हम बात करेंगे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन से किस तरीके से वो एग्जीक्यूट की जाएगी, क्या उन प्रेस्क्राइब रूल्स को फॉलो किया गया है एग्जीक्यूशन के लिए, नहीं, ये सब इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 63 में है। तो पहला जो असेंशियल है वो कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी। कॉम्पिटेंट कौन है? जो साउंड माइंड का है और जो मेजर है 18 साल की उम्र का है। स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो विल है ना वो स्पेसिफाई करती है एसेट्स ऑफ द टेस्टेटर, उसमें ये मेंशन करती है कि मेरे पास मेरे नाम से ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। अब शुड नॉट बी ओनली अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटर। एक विल ये नहीं कह सकता, वे विल ये नहीं है कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो ये ई पर्सन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? अगर उसमें ये मेंशन है कि ए को ये मिलेगा, बी को ये मिलेगा, तब तो वो विल है, लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करना विल नहीं है, बट इट शुड इनकॉर्पोरेट द एसेट्स, यानी कि वो सब चीज़ें मेंशन करे, जी मेरी ये फला फला प्रॉपर्टी है, मुझे ये फला फला व्यक्ति को करना है और ये एग्जीक्यूट करे, तब तो वो एक प्रॉपर विल है। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ द विल, द ऑपरेशन ऑफ द विल should not be immediate but instead it should be made effective after the death of the testator। यानी कि क्या मतलब है कि वो जो विल है वो इफेक्ट में ऑपरेट तभी हो सकती है जब डी व्यक्ति जो है उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, अ विल कैन नेवर बी कंसिडर्ड इफेक्टिव इफ द इंटेंशन इज
टू इमीडिएटली कैरी द विल इनटू इफेक्ट। वो विल कभी कंसिडर ही नहीं करी जाएगी, क्योंकि विल को ऑपरेशन में लाया ही तब जाता है जब व्यक्ति मर जाता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विल अंडर द इंडियन सक्सेशन एक्ट? दो तरीके के देयर आर टू सेक्शंस, 65 और 66। ये डिफरेंट सेक्शंस के तरीके के सेक्शन विल को बताता है कि अलग अलग तरीके के जो विल हैं कौन सी है। सेक्शन 65 आपको बताता है कि प्रिविलेज विल के बारे में। ये विल उन लोगों के द्वारा बनाई जाती है जो या तो आर्मी में है या मरीन्स में है, जिनका जो प्रिविलेज विल्स होती हैं, जो कि मतलब क्या कहते हैं, सोल्जर एम्प्लॉयड इन द एक्सपीडिशन एक्सचेंज इन एनी वारफेयर और एनी आर्म एयरमैन एम्प्लॉयड और एंगेज सिमिलरली एंड एनी मैरिनर, यानी कि जो मरीन में है एट सी who has attained 18 years of age may dispose of the property with the help of will, which is made in accordance with the provision of 1885 Indian Succession Act, while the mode of making and the rules of execution privilege is defined under section 66 of the Indian। ये जो privilege will है ये उन व्यक्तियों के द्वारा बनाई जाती है जो कि आर्मी में है, वॉर पे जो जाने वाला व्यक्ति है, जो कोई वॉर पे अलग अलग जो जवान होते हैं जो वॉर पे जाते हैं, या मरीन्स में जो होते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा जो बनाई जाती है उनको प्रिविलेज्ड विल कहा जाता है। और अनप्रिविलेज्ड विल क्या होती है? हम और आप जो नॉर्मल पर्सन है जो विल बनाते हैं वो क्या कहते हैं, वो अनप्रिविलेज्ड विल कहलाती हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? विल में क्या क्या है जो कि आप डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। तो विल का सब्जेक्ट मैटर क्या है? टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब टेंजिबल प्रॉपर्टी क्या होती है? सीन टच्ड, भाई किसी की कोई पुश्तैनी घड़ी है, कोई गाड़ी है, कोई चीज़ है, ठीक है, वो ज्वेलरी है, फर्नीचर है, व्हीकल है, वो टेंजिबल प्रॉपर्टी है। ये भी आप विल में किसी के नाम कर सकते हैं कि ये जो मेरी पुश्तैनी जो घड़ी है मैं इसको देना चाहता हूँ, विल में मेंशन करते हैं। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, इनटेंजिबल कौन सी है? फॉर इंस्टेंस आपके स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, गुडविल है, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, ये जो है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी में आते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़, अगर आप जो है एक व्यक्ति जो है डी पर्सन जो है उसको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिली है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली है, यानी कि उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी भी है, अपनी भी प्रॉपर्टी है, और उसको एंसेस्टर के थ्रू प्रॉपर्टी मिली है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बांट जाती है, ठीक है, जो वो दादा लाई जो प्रॉपर्टी चलती है, राइट है। तो वैसी प्रॉपर्टी जो है उसको भी हिस्से में वो भी उसको हिस्से में कह रही हूँ, उसको क्या कहते हैं, आप उसको भी विल के थ्रू आप दे सकते हैं। प्रॉपर्टी हेल्ड इन जॉइंट ओनरशिप, अब जो डी है पर्सन उसने विल बनाई है, ठीक है, अब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इसका हिस्सा तो हुआ ही नहीं है, ठीक है, अभी हिस्सा नहीं हुआ, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये 4 के 4 जो है इसके ओनर है इस प्रॉपर्टी के। अब किसी का हिस्सा नहीं बटा हुआ इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, ठीक है, तो डी जो है विल में प्रॉपर्टी में क्या मेंशन करके जाएगा? उस पर्टिकुलर हिस्सा जो कि जॉइंट ओनरशिप में है, मेरे बाद मेरे जो एयर है, ठीक है, जब भी वो हिस्सा बटेगा, जब वो प्रॉपर्टी नाम आएगी तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पर्सन के नाम पर आ जाएगी, या मेरे सारे ईयर्स के नाम आएगी, या फिर इस पर्सन के नाम, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है वो जो भी मेरा हिस्सा बनता है वो पर्टिकुलर हिस्सा जो है वो इस व्यक्ति के नाम चला जाएगा। तो इस तरीके से जॉइंट ओनर, फिर उसके बाद जब ये डी मर जाएगा तो जो विल के में अगर एक व्यक्ति के नाम पर सपोज ये थर्ड हिस्सा जो है, ये तीसरे नंबर का जो है, ये डी की थी प्रॉपर्टी, डी का हिस्सा बन रहा था, तो जो तीसरे नंबर का है ना, तो अगर एक ए ही का ही नाम दे रखा है उसने विल में, तो सिर्फ इसका जो हिस्सेदार हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और अगर ए बी सी है तो ये जो डी का जो हिस्सा था वो 3 के नाम पर हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। बैंक डिपॉजिट्स, इट इज़ अ प्रैक्टिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच मेक्स इट ऑब्लिगेटरी टू चूज अ प्रोवाइड नॉमिनी। आपने देखा होगा बैंक के अकाउंट के नॉमिनी की, भाई अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी होता है, तो बैंक में जो जितना भी पैसा होता है उस नॉमिनी को जो है वो दे दिया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द लीगल कम्पिटेंसी ऑफ फॉर मेकिंग अ विल? आप लीगल कम्पिटेंट कब होते हैं? जब आप साउंड माइंड के हो, यानी कि अनसाउंड व्यक्ति जो है वो नहीं कर सकता। बाय रीज़न ऑफ देयर अनसाउंड माइंड अनएबल, अगर वो ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना अनसाउंड माइंड का है, वो तो, क्योंकि देखिए अनसाउंड माइंड का व्यक्ति जो है वो समझ नहीं सकता कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका कंसिक्वेंस क्या हो गया, मन के उसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, राइट। और उसने 18 साल की एज होनी चाहिए, और जो कि इंटॉक्सिकेशन या इलनेस, ऐसी बीमारी से जो कि नहीं समझ सकता कि वो जो कर रहा है वो किस तरीके से। अ वुमेन के मैरिड वुमेन में डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ विल विच शी कुड हैव एलिनेटेड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, यानी कि अगर एक मैरिड वुमेन, यानी कि अगर सपोज मेरी मदर है, मेरी मदर जो है अपनी नाम की प्रॉपर्टी की विल बना सकती है, जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी उसके नाम पर है,
ठीक है, और जहाँ पर उसका हिस्सा है उस प्रॉपर्टी के नाम की वो विल बनाकर जा सकती है। एन इंसेन पर्सन कैन ओनली विल ड्यूरिंग व्हेन दे आर ऑफ साउंड माइंड, जिनको दौरे नहीं पड़ते हैं, मिर्गी के जो फिट्स पड़ते हैं, ठीक है भाई, एक तो होते हैं जो पूरे टाइम पागलपन में रहते हैं, एक जिनको दौरे पड़ते हैं। तो जब दौरे पड़ते हैं उस टाइम पे बनी हुई विल एक्चुअल वैलिड विल नहीं होगी। जब उनके दौरे नहीं पड़ रहे होंगे और वो नॉर्मल समझ रहे होंगे, साउंड माइंड की स्टेज में होंगे, तब अगर वो विल बनाते हैं तो वो वैलिड विल कहलाएगी। अ पर्सन हु इज़ ईदर ब्लाइंड, डेफ और डम्ब कैन मेक विल इफ़ दे आर केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर वो भी बना सकते हैं, अंधा, बहरा और जो मूक व्यक्ति है वो भी बना सकते हैं, अगर वो ऐसी स्टेज पर है, इस व्यक्ति से है, इस कंडीशन में कि वो समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। सेक्शन 61 कहता है अब एनी विल ऑफ पार्ट ऑफ द विल कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड इफ इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस बाय कोर्शन, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी कि पूरी विल को भी वॉइड डिक्लेयर करा जा सकता है कोर्ट के द्वारा अगर ये साबित हो जाए कि वो फ्रॉड, कोर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस से बनाई गई है, या फिर विल के किसी हिस्से को भी डिक्लेयर करा जा सकता है वॉइड। ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा? अब विल तो बन गई, वो व्यक्ति भी चला गया, विल भी बन गई, तो विल बन चुकी है वो, उसके बाद वो उसके व्यक्ति की डेथ हो गई है, और तो उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है? तो सेक्शन 63 क्या कहता है? टेस्टेटर इज रिक्वायर्ड टू ईदर प्लेस देयर सिग्नेचर, there is no prescribed form of the attestation which the process of execution stands. The testator is required to either place the signature or affix the will in the presence of the witness. आपको अपने साइन करने हैं जो टेस्टेटर जिसने विल बनाई है, साथ के साथ आपको विटनेस के प्रेजेंस में जो है वो विल बनानी है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ द विल बाय द विटनेस, विल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अफिक्स्ड बाय टू इंडिपेंडेंट विटनेस, दो विटनेस होने चाहिए विच सर्व द प्रूफ दैट दे हैव विटनेस द सिग्नेचर। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वो ही तो बता पाएंगे जी विल जो है वो वैलिड है। ठीक है, और जो विल बनाने वाला जो डी पर्सन है, अगर वो बाई चांस अनसाउंड माइंड का है, उसको फिट दौरे पड़ते हैं, तो अगर ये इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे तो वो बता सकते हैं जी उस टाइम पे दौरे नहीं पड़ रहे थे, वो बिल्कुल सही था, नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, तो इसके और इनके भी सिग्नेचर्स होंगे। तो सेक्शन 63 जो है वो कोडिसल्स पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि कोडिसल मैंने क्या कहा था कि विल में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं विल के किसी हिस्से को, तो कोडिसल के थ्रू आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कोडिसल बनाएंगे ना, तो भी आपको विटनेस और विटनेस के सिग्नेचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अब रजिस्ट्रेशन क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, अगर आप वैसे तो हिंदू लॉ में रजिस्ट्रेशन जो है मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस इन द सेंस कि वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता कि ये जो है व्यक्ति ने फ्रॉड में क्या कहते हैं या फिर अनसाउंड माइंड का हो रहा था तब वो विल बनाई थी। इससे क्या होता है कि आप एक रजिस्टर्ड जब आप बनाते हैं तो आप, क्योंकि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे साइन करते हैं, रजिस्ट्रार के प्रेजेंस में जो है साइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है कि हाँ वो कितना क्या कहते हैं पावरफुल जो है वो एविडेंस है, वो बन जाता है अगर आप रजिस्टर कराते हैं, राइट। अब जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है नॉर्मल हमारे हिंदू लॉ में मैरिज रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है, लेकिन अगर आप मैरिज रजिस्टर कराते हैं तो कल को अगर आपके बीच में कोई मतभेद है तो पार्टीज़ ये नहीं कह सकती मेरी शादी नहीं हुई है, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन हो गया तो एक क्वेश्चन तो आपका वैसे ही ख़त्म हो गया कि शादी हुई है या नहीं हुई है, राइट, और किस प्रकार से हुई है ये भी ख़त्म हो गया, राइट। रिवोकेशन ऑफ विल, आप क्या आप अपनी प्रॉपर्टी को रिवोक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। विल इज़ नॉट ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट, ठीक है, आप उसको ये नहीं कर सकते कि भाई विल जो है विल ट्रांसफरेबल वो नहीं है, आप उसको रिवोक कर सकते हैं। रिवोक कैसे कर सकते हैं आप? क्या कहते हैं, अ विल और कोडिसल कैन बी रिवोक्ड एंड दिस सर्कमस्टांसेस इंक्लूड, सेक्शन 70 बताता है। मैरिज, अगर आपकी मैरिज हो गई है और अब आप क्या कहते हैं मैरिज करने के बाद आप भाई दूसरी जगह पे जा रहे हैं या कोई पर्सन आपके साथ इंक्लूड कर रहा है और आप अपनी जो विल है उसको अब उस तरीके से मेंटेन नहीं करना चाहते, ठीक है, तो वो वहाँ पर रिवोक हो जाएगी। रिवोकेशन प्रिपेयर्स अ न्यू विल एंड रिवोक्स द प्रीवियस, ठीक है, अगर जो विल है वो पर्सन जो है अगर उसने एक पुरानी विल बनाई है उसको वो ख़त्म करना चाहता है तो उसको रिवोक करके वो नई विल बना सकता है, और नई विल में वो मेंशन कर सकता है कि मैंने जो पुरानी विल बनाई थी वो किसी यूज़ की नहीं है, कि अगर इन फ्यूचर अगर उस तरीके की विल वो वाली पुरानी विल कोई उठा के ले आए तो वो वैलिड नहीं होगी, ठीक है।
उसके अलावा कोडिसिल भी आप वो कर सकते हैं, क्योंकि जो कोडिसिल में ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करते हैं, कोडिसिल को भी रिवोक किया जा सकता है। अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आपने ये मेंशन नहीं किया है कि भाई जो मेरी पुरानी विल है वो रिवोक कर दी जाए, अगर आपने वो नहीं किया है नहीं किया है तो वहाँ पर जो है दोनों ही विल वैलिड रहती हैं, ठीक है। अगर दोनों ही विल वैलिड रहेंगी, ओल्ड और न्यू दोनों ही विल वैलिड रहेंगी, ठीक है। वो जो पुरानी विल है वो तभी रिवोक होगी जब आपने नई विल में मेंशन कर रखा है, नहीं तो दोनों और नई विल वो रहेंगी। अब फिर दोनों ही विल को जो है स्टडी किया जाता है। अगर सपोज़ 1 2 3 4 4 पॉइंट में ये तीसरा पॉइंट जो है उसमें नई और पुरानी विल में क्लैश हो रहा है, ठीक है। पुरानी विल कुछ और कह रही है, नई विल कुछ और कह रही है, तो नई विल में जो तीसरे पॉइंट के लिए जो बात कही गई है वो प्रिवेल करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? पुरानी और नई, अगर आपने रिवोकेशन क्लॉज नहीं इंक्लूड कराया अपनी नई वाली विल में और ना ही पुरानी वाली डिस्ट्रॉय भी नहीं करी है और वो किसी के हाथ लग गई है और वो आप कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं और जो नई विल है वो भी कोर्ट में प्रस्तुत करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट नई और पुरानी दोनों ही विल वैलिड हैं। अगर कोई ऐसा दोनों ही को स्टडी किया जाएगा। अब अगर कोई भी ऐसा इशू है, कोई भी ऐसा पॉइंट है जहाँ पर नई और पुरानी विल में क्लैश हो रहा है, तो नई विल में जो पॉइंट दिया गया है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कहा गया है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। तो ये आपका विल है। विल के रिगार्डिंग क्या क्या है, विल के रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं। आपको एक तो आप साउंड माइंड के होने चाहिए, आपको ये पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और ये जो विल है ये तभी ऑपरेशन में आती है जब जो है आप व्यक्ति जो है वो मर जाता है, ठीक है। आपको अगर हाल तो मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर कराना, लेकिन आप रजिस्टर कराते हैं तो वो एक अच्छा प्रूफ हो जाता है कोर्ट की नज़र में। कोई उसकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन नहीं कर पाता, क्योंकि वो इन द प्रेजेंस ऑफ भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो करता है। अब अगर इन केस अगर विल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, एग्जीक्यूटर मेंशन नहीं है, ठीक है। अब उसमें विल में प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये नहीं मेंशन कर रखा कि वो एग्जीक्यूट करेगा, कौन करेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ विल के लिए। उसमें क्या होगा कि कोर्ट जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एक बंदे को, या फिर वो ऑर्डर पास करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो एक बंदे को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करेगा, और वो एग्जीक्यूटर क्या करेगा, हर पर्सन जिसको प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, राइट। तो ऐसे होगा। उसके अलावा आप रिवोक कर सकते हैं। रिवोक करने के लिए आप किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप अपने जीवन काल में जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप एंडलेस नंबर ऑफ विल्स बना सकते हैं। आप 100 बनाइए, 200 बनाइए, ठीक है। और पहले को डिस्ट्रॉय कर दिया, दूसरे को बनाया, तीसरे को बनाया, उसको बनाया। अगर भाई 100 200 जितनी है बना के रखते रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करा, तो जो लेटेस्ट जो विल्स रहती हैं जो कंटेक्स्ट में बनी होती हैं उन्हीं को माना जाता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि 10 साल पुरानी जो विल है उसमें अलग है, उन्हीं प्रॉपर्टी के बारे में औरों को कह रखा है। तो मैंने जहाँ पर ये कहा है, मैंने आपको क्लियरली बोला कि ओल्ड और न्यू विल दोनों ही हैं, तो दोनों ही विल वैलिड हैं, ठीक है। अगर 1-2 पॉइंट में जहाँ पर क्लैश आएगा, दोनों को ही कंसिडर करेंगे, जहाँ पर क्लैश आएगा तो वहाँ पर न्यू विल जो है वो प्रिवेल करेगी, ठीक है। तो अपने आप ही जो न्यू विल में जो चीज़ें दी गई हैं वो अपने आप ही प्रिवेल कर जाएंगे, चाहे आप 100 बना लीजिए। लेकिन ये कहा जाता है कि आप जब विल बनाते हैं तो आप पुरानी विल को हमेशा डिस्ट्रॉय कर दें, जला दें, फाड़ दें, फेंक दें, ये सब करें, डिस्ट्रॉय कर दें, और नई विल को आप वो करें, ठीक है। या फिर आप आपने डिस्ट्रॉय भी नहीं करी है तो नई विल में आप अपने रिवोकेशन क्लॉज को मेंशन करें। कोडिसिल क्या है, अगर आप पूरी विल में से किसी पॉइंट में ऐड करना चाहते हैं या किसी पॉइंट को हटाकर किसी व्यक्ति का हिस्सा डालना चाहते हैं तो आप कोडिसिल के थ्रू डाल सकते हैं। आपके लिए प्रॉपर अगर जो विल बनी हुई है, विल को आप क्या करना है, विल जो है 2 विटनेस के प्रेजेंस में होना चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए, विटनेस के भी सिग्नेचर होने चाहिए। ये क्यों है, ताकि ये बताने के लिए कि भाई ये जो विल है वो एक्चुअल में वैलिड है, ताकि विटनेस जो है आपके सामने बता पाएँ कि हाँ भाई ये विल, उनके भी बयान होते हैं, वो बताते हैं कि क्या क्या हुआ था और अपनी बात रखते हैं। उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि वो विल वैलिड है या नहीं है। अगर जैसे कोई विल बनाई गई, ठीक है, एक व्यक्ति मरा है, उसकी विल सामने आई है, तो अगर किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसकी विल पे, ठीक है, वो पढ़ी गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो एग्जीक्यूटर उसको इफ़ेक्ट में ला देता है।
अगर भाई किसी को इशू है और वो कह देता है कि क्या कहते हैं ये विल तो जो है वो फ्रॉड से बनी है कुछ है, तो फिर वहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है वेदर द विल इज़ वैलिड और नॉट। ठीक है। और आपको पता ही है जब तक मैटर जो है वो डिस्प्यूट जो है वो कोर्ट के अंदर है, तब तक जो है कोई भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को डिवॉल्व नहीं कर सकता है अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि कोर्ट उसके पर्टिकुलर इशू के ऊपर डिसाइड नहीं कर दे तब तक आप प्रॉपर्टी को डिवॉल्व नहीं कर सकते। राइट तो ये पर्टिकुलर टॉपिक था आपका विल का। विल ये है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। मैंने आपको बताया है सक्सेशन दो प्रकार से होता है। प्रॉपर्टी को आप दो तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक तो अगर दो तरीके से की जा सकती है, अगर व्यक्ति जो है विल बनाकर मरा है तो विल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अगर विल नहीं बनाकर मरा है, बनाई नहीं है, तो हिंदू सक्सेशन एक्ट और इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो रूल्स हैं वो अप्लाई होते हैं और उसी प्रकार से आपकी प्रॉपर्टी को डिस्प्यूट कर दिया जाता है। आपके लीगल एयर्स को प्रॉपर चैनल जो होते हैं, मैंने आपको बता दिए, प्रॉपर चैनल जो होते हैं उनके थ्रू जो है मतलब सीक्वेंस जो है उसी के थ्रू जो है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ऑलरेडी हम इंटरस्टेट आप का एक अलग टॉपिक है, उसमें आप इंटरस्टेट सक्सेशन, इंटरस्टेट मतलब जहाँ पर टेस्टामेंट्री नहीं है, जहाँ पे विल नहीं है, और टेस्टामेंट्री मतलब जहाँ पर विल है। राइट तो ये आपका विल का कॉन्सेप्ट है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए, आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आता है। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।